यस, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं कल रीट प्रीवियस ईयर के क्लासेस स्टार्ट कर चुका हूं। आज ये दूसरा क्लास है और दूसरा क्लास पेपर 2 का मैं ले रहा हूं, जिस तरह मैंने सीटेट का करवाया था। ईवीएस का और सोशल स्टडी का मैं पहले ही स्टार्ट कर दिया हूँ, ताकि फाइनल जाते जाते जब एग्जाम नज़दीक आ जाएगा अप्रैल के जो 15-20 दिन बचेंगे, उस समय मैं सीडीपी करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए, मेरा नाम है कुश कुमार। मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके के इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है IQ अड्डा एंड इजी लर्निंग। याद रखिएगा, ये रीट का है। और रीट क्या होता है? राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जिस तरह टीचर्स के लिए एग्जाम सेंट्रल लेवल पर लिया जाता है, उस तरह राजस्थान में लिया जाता है पेपर 1 एंड पेपर 2 का। ठीक है, तो ये पेपर 2 जिस तरह मैं सीटेट का करवाता था, आराम से समझते हुए कॉन्सेप्ट के साथ जो जो पार्टिकुलर पॉइंट होंगे मैं उसे बताता चलूंगा और समझाते जाऊंगा। ठीक है, चलिए, तो मैं इस सेशन को स्टार्ट करता हूं और मैं कुछ जानकारी फिर से मैं दे देता हूं। 1 मिनट आप सुन लीजिए। देखिए, जिनको भी ग्रुप में ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे देता हूं, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात हुआ पीडीएफ का, तो मैं पीडीएफ उसी ग्रुप में शेयर करता हूं जहां पर सब कोई इकट्ठे होते हैं। मैं पार्टिकुलर आपको एक एक करके शेयर नहीं करूंगा। आज एक बंदे ने परेशानी कर रखा था, 2 बारी 3 बारी उसने कॉल किया, तो मैंने उसे समझाया कि आप ग्रुप ज्वाइन करो ना। आप, मैं जो भी करता हूँ मैं ग्रुप में ही शेयर करता हूँ, आपको वहां से मिल जाएंगे। साथ ही साथ लेक्चर का मैं ऑडियो फाइल भी दे दूंगा जब ये पेपर क्लियर होगा। पेपर जैसे 2011 का भी मैं है, तो 2011 का जैसे ही मैं क्लियर करूंगा, इकट्ठा मैं सब कुछ दे दूंगा। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। बीच बीच में मैं बता दूंगा कोई भी दिक्कत वगैरह होगा तो। ठीक है, तो मैं इधर चेक कर लेता हूँ जितने भी मेरे इंक हैं। ये इंक बोलता हूँ, मेरे पेन। हाँ, ये भी ठीक है। चलिए, आज ग्रीन है, कोई बात नहीं, हरियाली लाएंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? रीट का 2011 प्रीवियस ईयर आंसर की हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। सिलेबस वगैरह जो भी होगा मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में कह रहा है। 91 क्वेश्चन में कह रहा है, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी इज। पहला ऑप्शन है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दूसरा है इलिटरेसी, तीसरा है सेल्फ सफिशिएंसी और फोर्थ है रीजनलिज्म। हिंदी में मैं पढ़ देता हूं। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है क्या है? अनेकता में एकता। दूसरा कह रहा है अशिक्षा। तीसरा कह रहा है स्वावलंबन और फोर्थ कह रहा है आंसर चेक करना और कमेंट में बताइएगा कि कितने आपके सही हुए हैं 20 में, और अपना आकलन करना आप लोग कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, देखिए, इसका सीधा सीधा आंसर है, हमारी जो इंडियन सोसाइटी की जो एक बहुत बड़ी विशेषता क्या है? अनेकता में एकता है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, क्लास 6 में भी, क्लास 5 में, क्लास 4 में ईवीएस में पढ़े हो यार, सोशल स्टडी में पढ़े हो आप लोग। केवल तो जैसे केरल का एकदम कल्चर अलग है, लद्दाख का एकदम कल्चर अलग है, आप महाराष्ट्र चले जाओ वहाँ का कल्चर अलग है, आप इधर आसाम, नागालैंड, मिजोरम चले जाओ, उधर का कल्चर एकदम अलग है। और सेंट्रल पोर्शन आप आ जाओ, मध्य भारत में आ जाओ तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इधर के कल्चर पूरा अलग है। भाषा, पहनावा, खान पान, बोली, जोग्राफिकल भौगोलिक परिस्थितियाँ, सब कुछ अलग है हमारे यहाँ। इसलिए हम लोग में अनेकता में एकता, और हम एक इंडियन है। ठीक है, भारत के एक नागरिक हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 92 आज का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है यहाँ पर, नागरिकरण परिणाम है। अब नागरिकरण मतलब अर्बनाइजेशन किसका रिजल्ट है, ये पूछा है। 4 ऑप्शन है। पहला कह रहा है शैक्षिक विकास का, दूसरा कह रहा है ग्रामीण विकास का, तीसरा कह रहा है ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या पलायन का, फोर्थ कह रहा है कृषि विकास का। आंसर बताइए क्या होगा। मैं अभी एलिमिनेट नहीं करूंगा, ठीक है, मैं बाद में कर दूंगा एलिमिनेट। अभी आप सॉल्व करो, क्या है नगरीकरण का परिणाम, क्यों हुआ? देखिए, इसका सीधा सीधा आंसर मैं यदि दूंगा तो इसका सीधा आंसर दूंगा ऑप्शन नंबर 3। क्यों? देखिए, नगरीकरण का मतलब क्या होता है? नगरों का निर्माण होना और नगरों में लोगों का बसना। ठीक है, अब इसी नगर में क्या होता है? व्यापार फैलते हैं, फैक्ट्रियां, सॉरी, उद्योग वगैरह आते हैं। ठीक है, और थोड़ा गैस बन रहा है ना पेट में, है ना, गलत तरीके से सोने से ही सब होता है ना, तो वही थोड़ा शुरू करते हैं, अर्थात छोटे जगहों से बड़ी जगहों में शिफ्ट करते हैं। कहने का मतलब ग्रामों से नगरों की ओर लोगों का पलायन ही है, ये नगरीकरण का एक परिणाम है। समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है? कह रहा है
क्षेत्रीयतावाद मुख्य कारण, मतलब रीजनलिज्म जो भी है उसका मेन काउज क्या है, उसका कारण क्या है। इसके पहले वाला जो है ना नागरिकरण का परिणाम, एकदम हूबहू ये सवाल किया गया है। चार ऑप्शन है, पहला कह रहा है गरीबी, दूसरा कह रहा है सामाजिक तनाव का, तीसरा कह रहा है बेरोजगारी, चौथा कह रहा है वैश्वीकरण का। अब एक मैं यहाँ एलिमिनेट कर देता हूँ आप लोगों के लिए एक छोटा सा टर्म, ठीक है। क्षेत्रीयतावाद जो है इसका मैं बेरोजगारी एक हटा देता हूँ। अब आप चेक करो कौन सा आंसर होगा। मैं एक एलिमिनेट कर दिया आप लोगों के लिए। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन में बी। देखिए आप लोग गड़बड़ मत करना, यहाँ पर ऑप्शन में डी मत लगाना, ठीक है। वैश्वीकरण एक अलग पर्सपेक्टिव में हम यूज करते हैं, जहाँ पर राज्य या फिर एक हम लोग कहेंगे जब कंट्री का तुलना करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्र का बात कर रहा है, या फिर आपके जो देश हैं, आपके जो राज्य हैं, वहाँ के क्षेत्र का बात कर रहा है। तो इसका मुख्य कारण क्या है, सामाजिक तनाव होता है। हम रीजन में बट जाते हैं, है ना। सोसाइटी अलग अलग मांग करती है, हमारी मांगे ये है, हमारी मांगे वो। कोई जात के आधार पर करते हैं, कोई कल्चर के आधार पर करते हैं, कोई भाषा के आधार पर करते हैं, कोई ज्योग्राफिकल कंडीशन के आधार पर करते हैं, भौगोलिक परिस्थितियाँ उनकी अलग होती है तो उनके आधार पर वो मांग करते हैं। तो एक तरह से क्या सामाजिक उलझन है ना, तो इसी के कारण हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्र के हिसाब से बट जाते हैं। और ये वाद लास्ट में जो ऐड किया हुआ है बहुत बड़ा एक टर्म आता है। आप हायर एजुकेशन करोगे, जैसे मास्टर्स वगैरह या टीजीटी पीजीटी करते हो, तो आपको वाद टर्म समझ में आ रहा होगा। क्लियर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है, कह रहा है यहाँ पर, अब ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा साइकोलॉजिकल टर्म है ये। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ क्या चीज का ज्ञान होना चाहिए, किस विषय का ज्ञान होना चाहिए। चार ऑप्शन है। पहला कह रहा है, मैं थोड़ा जूम कर लूं क्या, ठीक है, अब ठीक है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है शिक्षा के उद्देश्यों का, दूसरा कह रहा है शिक्षण विधियों का, तीसरा कह रहा है शिक्षण तकनीकों का, और फोर्थ कह रहा है इनमें से सभी, टीचिंग मैथड्स एंड टेक्निक। ठीक है, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैंने तो निकाल लिया आंसर। देखिए सबको यहाँ पर गड़बड़ क्या करेंगे, यहाँ ऑल ऑफ द अबव मारेंगे या फिर ऑल ऑफ दीज मारेंगे, इनमें से सभी। सभी का ज़्यादातर लड़के ऑप्शन डी मारेंगे, या फिर कैंडिडेट जो भी हो, लड़के हो लड़कियाँ जो भी हो। लेकिन बच्चे एक बात नोटिस करो, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट कंटेंट। अब सब्जेक्ट को आप साइड करो, अब बताओ आप कि आपको क्या चीज़ का आना चाहिए जब आप बच्चों को पढ़ा रहे होगे। मैथड्स, इसका आंसर होगा मेथड। यदि आपको टीचिंग मेथड सही तरीके से पता है ना, तो कंटेंट आप बच्चे नहीं भी समझ पा रहे तो आप दूसरे मेथड को अप्लाई करके उसे समझाने को, उस वो क्लास के इन्वायरमेंट को मजबूत बनाओगे, एक सक्रिय एक्टिव पार्टिसिपेट करने लायक बनाओगे आप उसको, है ना। ये मेथड से होगा ना। बात समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब टेक्निक रहा तो वो अलग टर्म आ गया, अब ऑब्जेक्टिव हो गया तो आप तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको चूज करोगे। बट यहाँ पर मेथड्स हैं, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है सामाजिक अध्ययन के विषय वस्तु के साथ साथ। तो विषय वस्तु में तो यदि तो वो तो उद्देश्य वगैरह उसी में इंक्लूड हो जाएगा, बट बेसिक टर्म हमारा मैथड्स पर बल देगा। क्लियर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है, भारत में गरीबी के लिए कौन सा कारण नहीं है। यहाँ पूछा है नहीं, ठीक है। तो चार ऑप्शन है। पहला कह रहा है बेरोजगारी, दूसरा कह रहा है नहीं है। देखिए एलिमिनेट करिए इसको सीधा सीधा। गरीबी का कारण कौन कौन है यार, जनसंख्या बढ़ जा रहा है तो ये तो कारण है, ठीक है। बड़ा परिवार हो जाता है ये भी कारण है, ठीक है। बेरोजगारी ये भी कारण है, ठीक है। लेकिन पूछा नहीं है, तो नहीं में क्या जाएंगे, शिक्षा, ठीक है। शिक्षा रहेगा तब तो यह गरीबी रहेगी नहीं, लोग तो शिक्षित होंगे, रोजगार उससे मिलेंगे ना। तो ऑब्वियस बात है, एलिमिनेट करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही जा रहा है। क्लियर है। आगे मैं बढ़ूं, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 96, आज का छठा क्वेश्चन कह रहा है, किस हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है। जॉन मार्शल ने हड़प्पा सिविलाइजेशन में, हड़प्पा सभ्यता में किस इमारत को एक अद्भुत निर्माण बताया है। चार ऑप्शन है। पहला कह रहा है यहाँ पर वृहत स्नानागार, दूसरा कह रहा है अन्नागार, तीसरा कह रहा है सभा भवन, और फोर्थ कह रहा है दुर्ग महल। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा इसका। आप आंसर लगाने का कोशिश करिए, देखिए कितने सही हो रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा लग रहा है। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइएगा। देखिए इसका आंसर होगा स्नानागार। वृहत स्नानागार एक ऐसा टर्म था जिसको उस समय के मतलब एक आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से एक अद्भुत बोला गया था, पूरा एकदम शेप में। आपने फोटो देखा होगा, ठीक है। अच्छा ये कहाँ पाया गया, ये भी एक सवाल पूछा जाता है यार। मोहनजोदड़ो में, याद रखना कहाँ पर ये, मोहनजोदड़ो में। इसका आंसर मोहनजोदड़ो भी होगा, ये वृहत स्नानागार वहीं पाया गया था। क्लियर है। आगे चलते हैं, 97 क्या कहता है, आज का सातवां क्वेश्चन कह रहा है, भारत में एकता में अनेकता, ये तो सवाल ऊपर था ना,
ये सवाल है। यह कथन किसका है? लड्डू सा सवाल है, सीधा मारो और आगे बढ़ो। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, उन्होंने ये बोला था भारत में डाइवर्सिटी है प्लस क्या है, एकता में अनेकता है हमारे देश में। तो इसका आंसर सीधा जगह जवाहरलाल नेहरू। हड़बड़ाना मत इसके लिए। आगे चलते हैं। कहता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस सैंधव स्थल से अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले हैं? अब सैंधव स्थल मतलब वही आप समझो हड़प्पा सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अग्नि कुंड कहाँ मिला है? ठीक है, चार ऑप्शन है। पहला कह रहा है यहाँ पर हड़प्पा, दूसरा कह रहा है मोहनजोदड़ो, तीसरा कह रहा है लोथल, फोर्थ कह रहा है कालीबंगन। जल्दी से इसका आंसर बताए। ओहो, अग्निकुंड कहाँ पाए गए थे? देखिए इसका आंसर होगा, अच्छा आंसर बताने से पहले मैं बता देता हूँ इसके बारे में। देखिए अग्निकुंड का मतलब जो साक्ष्य मिले हैं, इससे पता चलता है कि जो उस समय के जो लोग थे उसमें अग्नि देवता को पूजते थे वो लोग, उसका एक प्रार्थना किया करते थे। एक तरह से वो लाइट का गॉड थे, प्रकाश के देवता थे वो, है ना। सूर्य जिस तरह आज हम लोग विश करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, उनको डेली प्रेयर करते हैं उन लोगों के लिए, है ना। उन लोगों के लिए नहीं, मतलब अपने लिए, उनके समक्ष, है ना। तो कालीबंगन में ये पाया गया है। इसका आंसर कालीबंगन होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, बात समझ में? कल मैं एक चेंज कर दूंगा, ग्रीन ग्रीन कुछ ज़्यादा ऑड लग रहा है ना, डार्क ग्रीन रहता है अच्छा रखना। ठीक है, देखो यार गड़बड़ मत करना कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में, है ना। बहुत इजी सवाल हैं, आराम से सॉल्व करते जाना आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, हिंदू यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? हिंदू यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है हमारे यहाँ? ठीक है, चार ऑप्शन है। जैन साहित्य। आंसर बताइए क्या होगा? देखिए मैं इसमें हिंट दे दूं, कर दूं एक मदद, कर देता हूं, ठीक है। चलिए मैं 50-50 ऑप्शन लगा देता हूं, डील और नो डील, डील करता हूं। चलिए मैं 50-50 कर देता हूं आप लोग के लिए, बौद्ध और जैन में हटा देता हूं, एलिमिनेट मैंने कर दिया। अब दो ऑप्शन आपके लिए छोड़ दिया, अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यार ए मत लगाना, ए। अब बौद्ध और जैन लगाओगे तो बात की, सबसे पहले देखो तो यहाँ पर यूनानी टर्म यूज किया गया। अब कहाँ यार बौद्ध धर्म, कहाँ जैन धर्म? यूनानी कब आए हैं आप लोग? वो तो जैन और बौद्ध तो आपको बीसी में है, हम लोग तो एडी का क्वेश्चन है ये तो, है ना, ईसापुर के बाद है ना, उसके पहले का थोड़ी ना है। तो यूनानी का तो यात्रियों का जो वृतांत है, यूनानियों उस समय के समय में, मतलब समझ रहे हो 700 एडी के करीबन, 770 बीसी उसके आसपास में, उस समय के ज़्यादा साक्ष्य हमारे पास नहीं, लेकिन सिक्के पाए गए हैं। तो मेन हमारे पास उसका एक प्रूफ है हमारे पास, व्यापार का, याद रखिएगा व्यापार का। अब सिक्के कहाँ यूज करें? ऑब्वियस है यार, ट्रेड में यूज करेंगे, बेवकूफ़ी वाले सवाल नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन में 10वां आज क्या कह रहा है? गीता है। ओहो, क्या है गीता? चार ऑप्शन है, लड़की है। पहला, सॉरी, मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं भी इससे जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है, तो कोई बुरा मत मानना। चलिए गीता क्या है? एक वेद है। यदि किन्हीं को बुरा लगता है, मैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एंड ऐसा नहीं करना चाहिए मजाक, ठीक है। मुझे भी, मैंने ऑप्शन बाद में देखा, ठीक है, इसलिए मैं अति क्या। चलिए गीता क्या है? वेद है। दूसरा कह रहा है स्वतंत्र महाकाव्य। तीसरा कह रहा है रामायण या एक भाग है। फोर्थ, गीता क्या है? जब महाभारत हुआ था तो अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो वार्तालाप हुआ था, उनको जो धर्म शिक्षा दिए गए थे, उनके बारे में पूरा स्लोगन के बारे में, और मतलब एक स्लोगन में क्या बोलूँ उसे, गद और पद जिसको बोलते हैं ना, श्लोक में, सॉरी श्लोक में उसे समझाया गया पूरा। क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आज का कह रहा है, गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। अब पश्चिम में गुप्त काल में कौन सा प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था, ये आपसे सवाल पूछा गया है। चार ऑप्शन है। पहला कह रहा है विदिशी, विदिशा। दूसरा कह रहा है पुरुषपुर। तीसरा कह रहा है अहिछत्र। और फोर्थ कह रहा है पैठन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर, ये कैसा सवाल है यार, एलिमिनेट करो इसका, एलिमिनेट करो। यस आई गॉट दैट, मुझे मिल गया। चलिए हाँ मिल गया मुझे, ठीक है, यही आंसर होगा इसका। चलिए जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पैटर्न, ठीक है, हाँ यही आंसर होगा, मैं श्योर हूँ इसका आंसर पैटर्न, बट डिटेल इसका दिमाग में नहीं आ रहा है, आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
12 क्या कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। हमारा जो लास्ट जो नेशनल एम्बलम है, सबसे पहले आप ये बताओ, कमेंट बॉक्स में बता दो कि नेशनल एम्बलम अडॉप्ट कब किया गया हमारे संविधान में। ये आपसे सवाल है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप बताओगे। तो पूछा गया है भारत में राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया, कहाँ से लिया गया, सांची स्तंभ से लिया गया है। दूसरा कह रहा है सारनाथ स्तंभ से। तीसरा कह रहा है इलाहाबाद स्तंभ से। फोर्थ कह रहा है लुम्बिनी स्तंभ से। आंसर बताइए क्या होगा। देखो मैं बता देता हूं, करेंगे, ठीक है। यहां पर एलिमिनेट करो सी और डी को, कैंसिल करो, ठीक है, ये नहीं होगा, इसे आप हटाओ, ये आप इसे हटाओ। अब बच गया आपके पास दो, सारनाथ और सांची। तो इसका आंसर होगा सारनाथ होगा। सांची का स्तूप नहीं होगा, सारनाथ का स्तूप नेशनल एम्बलम हमने वहीं से लिया गया। या शेर वाला जो पता है ना, 4 शेर उसमें 4 फिश हैं, ठीक है। तो ये सब सारे क्वेश्चन एकदम एक्टिव रखिएगा, पूछ लिया जाता है, ईवीएस में पूछ लिया जाएगा आपसे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये सब सवाल रेलवे एसएससी का भी है यार, तो आप लोग बहुत सारे कैंडिडेट रेलवे का फॉर्म डाले ही होंगे, इतना मैं श्योर हूँ, एकदम 100% श्योर हूँ, 110% श्योर हूँ, क्योंकि इतने वैकेंसीज आए थे तो करोड़ों में फॉर्म गए थे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। ये भी लड्डू सा सवाल है यार, जल्दी से बताओ किसके समय में नहीं लगाते थे। अच्छा ये सच हमें मिला कहाँ है। फायान, ओ दिया हुआ है इसमें यार इसमें नीचे लिखा हुआ फायान में, मैं यही पूछने वाला था। ये मतलब ये कहाँ से मिले हैं ना, ये जो कंटेंट पता चला है कि कौन से किसके समय में ताला नहीं लगाए जाते थे, कौन है, तो फायान के ही जो विवरण है ना उसी में पाया गया। अभी मैं बोलने ही वाला था, यहाँ लिखा हुआ है। चलो ठीक है, मैंने क्वेश्चन देखा नहीं था। चलिए फायान ने किस शासक के बारे में ऐसा लिखा है। चलिए रामगुप्त होगा, चंद्रगुप्त वन होगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य होगा, या फिर समुद्रगुप्त होगा। इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अच्छा वो विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण किया था ये पता है आपको। शकों का उन्मूलन करने के बाद, ठीक है, उस समय सिक्के भी ये जारी किए थे, उस समय याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे मैं बढ़ूं, ठीक है। सवाल है महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के शासन के अंतर्गत बने। अच्छा महाबलीपुरम जो मंदिर है वो किसके समय में बनाया गया था, ये आपसे सवाल है। 4 ऑप्शन है। पहला कह रहा है पल्लवास, दूसरा कह रहा है चोलास, तीसरा कह रहा है चालुक्यास, और फोर्थ कह रहा है काकतियास। आंसर बताइए क्या होगा। पल्लव, चोल, चालुक्य और काकतिया। इसका आंसर होगा पल्लव। देखिए ये सीधा सीधा आंसर है पल्लव। महाबलीपुरम का जो मंदिर है पल्लव शासकों के द्वारा बनाया गया था। क्लियर है। आगे चलते हैं। आज का 15वां क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में कट रहा है यहाँ पर इंग्लिश है ना, हाँ इधर कट रहा है, पता चल जाता है कुछ कुछ, है ना। चलिए क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर 15 कह रहा है भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण किस काल में किया गया। ये हार्ड क्वेश्चन है, थोड़ा डीप पूछ लिया गया है, जनरली पूछता नहीं है इतना डीप, लेकिन फिर भी देखते हैं। 4 ऑप्शन है। पहला कह रहा है महाजनपद के समय में पंजीकरण किया जाता था, गुप्त काल में, कुषाण काल में, या मौर्य काल में। देखिए पंजीकरण बता रहा हूँ मैं, जो बर्थ रेट और क्या बोलते हैं डेथ का जो रेशियो या रेट होता है ना, उसको नोट किया जाता था, कितने जन्म है, कितने मृत्यु दर है, जन्म दर है, ये सब सारे को किसके समय में नोट किया जाता था, रजिस्टर किया जाता था, है ना। तो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। देखिए ये भी एकदम लड्डू सा सवाल है, और लड्डू सा सवाल उन लोगों के लिए है जो पढ़े होंगे, थोड़ा सा डीप है। ये इसका आंसर होगा मौर्य काल में। मेगास्थनीज आया था, याद है मेगास्थनीज, है ना। तो मेगास्थनीज भी इसके बारे में कुछ कुछ विवरण दिया है, आप डीप स्टडी करोगे तब आपको पता चलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मौर्य काल में। क्लियर है। एकदम मार के निकल जाना आप लोग। क्लियर है। आगे चलते, कह रहा है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है। अरे यार चिश्ती सिकरी, एकदम ट्रिक, मैंने इसको ऐसे ही याद किया है, ठीक है। चिश्ती सिकरी मैंने ऐसे ही याद किया था। फतेहपुर सिकरी कहाँ है, आगरा में। अच्छा फतेहपुर सिकरी में एक और चीज़ क्या है, ऑप्शन पढ़े बिना मैं आंसर बता दिया, कोई बात नहीं, अब बता दिया तो ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जाएगा, फतेहपुर सीकरी में ही शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। अच्छा एक और चीज, बुलंद दरवाजा नाम सुने होंगे, ठीक है, ये भी यहीं पर है फतेहपुर सीकरी। अब ये फतेहपुर सीकरी कहाँ है भाई, यार उत्तर प्रदेश के आगरा में, गड़बड़ मत करना। वो सिकरी आगरा से कुछ किलोमीटर बगल में है, आई थिंक 6 या 7 किलोमीटर पड़ते हैं, भूल गया हूँ यार, हो गया 2 साल पहले गया था, है ना।
2 साल कहाँ है, पिछले साल ही तो गया था। कोरोना आ गया था उसके एक सप्ताह बाद तो, है ना। नहीं, कोरोना नहीं आया था एक्चुअली। डोनाल्ड ट्रंप सर आए थे, उसके एक दिन ठीक पहले ही मैं वहाँ पर था। मुझे पता चला डोनाल्ड ट्रंप आने, इसलिए फौज पूरा भर दिया गया था, और उसके उसी दिन दिल्ली में दंगा भी हो गए थे, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 107 कह रहा है, नूहे सिपिहार, नूहे सिपिहार के रचनाकार कौन है या कौन है, ये सवाल है। चार ऑप्शन है। पहला कह रहा है अमीर खुसरो, दूसरा कह रहा है मलिक मोहम्मद जैसी। एक मिनट में जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, एक तो पिक्चर क्वालिटी पीडीएफ का ठीक नहीं है, हो सके तो आप लोग को ब्लर दिखे, है ना, नहीं दिखेगा अब। तो पहला ऑप्शन कह रहा है अमीर खुसरो, दूसरा कह रहा है आपसे मलिक मोहम्मद जयासी, तीसरा कह रहा है दारा सिको। दारा सिको कौन है बताओगे, कोई बताओगे जल्दी से। दिन औलिया। अब आंसर बताइए क्या होगा। नूहे सिपिहार, अच्छा नूहे सिपिहार का मतलब बताओगे। नाइन स्काई जिसे हम लोग कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, इसे इसे नहीं कहते हैं। हाँ इसे ही कहते हैं, इसे ही। नाइन स्काई मतलब स्काई मतलब आसमान, ठीक है। नवरत्न के रूप में आप इसको रिमेंबर, बेसिकली पूछता नहीं है बट कमीशन वाले क्वेश्चन में ऐसे पूछ देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा अमीर खुसरो, ठीक है। इसके रचनाकार कौन है, अमीर खुसरो है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। आगे मैं बढ़ूं, क्वेश्चन कह रहा है 8वां क्वेश्चन कह रहा है, दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था। अच्छा, चिश्ती जो एक स्कूल था, याद है स्कूल इंग्लिश में लिखा होगा, हाँ चिश्ती स्कूल है ना। तो मतलब जो इसका सेंटर कहाँ था, जहाँ कहाँ पर ज़्यादा प्रभाव में ये था, ठीक है। तो चार ऑप्शन है। पहला कह रहा है गुलबर्ग, दूसरा कह रहा है गोलकुंडा, तीसरा कह रहा है बीजापुर, फोर्थ कह रहा है बिदीर बीदर, बीदर यस बीदर। आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर, 8 का। इसका भी आंसर लड्डू से ऑप्शन नंबर 1 गुलबर्ग, ठीक है। ये गुलबर्ग में इसका ज़्यादा प्रभाव था। चिश्ती जो सिलसिला था, जो चिश्ती जो एक इस्लामिक स्कूल रहता था, ठीक है। सिया सुनी वाले टर्म्स आप लोग पढ़ लेना, इससे रिलेटेड यदि आएगा तो, ठीक है। जो भी आपके पास नोट्स है वगैरह, ठीक है। अभी मैं उतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वीडियो और लंबा बन जाएगा। 9 कहता है, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई थी। ये राजस्थान से पूछा गया लोकल क्वेश्चन आपका, स्टेट का, ठीक है। संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई थी, संभार में हुआ था, अ, आम्बेर में हुआ था, आम्बेर में, नारायण में हुआ था, नारायणा जिसको हम लोग कहते हैं, या पुष्कर में हुआ था, जल्दी से बताइए। देखिए इसका जो आंसर होगा ना, इसका आंसर होगा नारायणा, याद रखिएगा नारायणा। अच्छा ये जो संत दादू है ना, इनका पूरा नाम कोई बता पाओगे, पूरा नाम। देखिए इसको बोला जाता था, इनका जो पूरा नाम कॉल किया जाता था संत दादू दयाल जी। पूछा हुआ सवाल है कमीशन में, पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा हुआ है, इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है ये सब सारे टर्म, है ना। तो संत दादू दयाल जी, ठीक है, याद रखना आप लोग। ऐसा आपसे नहीं पूछेगा बट कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रिपरेशन करते होंगे, या फिर किसी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी नोटिस करते होंगे, यूजीसी नेट के लिए वो लोग प्रिपेयर करते होंगे, तो उन लोगों को काम आ जाएगा ये, ठीक है। आज का आखिरी क्वेश्चन कह रहा है, पूछता है भारत, है ना, पूछता है भारत, पूछता है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 10वां आज का पूछता है, संत जम्भो जम्भो जी का जन्म कहाँ हुआ था, जम्भो जी, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा है बट रिमेंबर करता हूं मैं, ठीक है। चार ऑप्शन है। पहला कह रहा है, मिल गया आंसर, मिल गया आंसर, ठीक है। पिपा सर, पिपा सर। दूसरा कह रहा है गंगौर, गागनौर, ओहो, गागरौन, गागरौन। और तीसरा कह रहा है जैतारन, और फोर्थ कह रहा है नागौर। आंसर बताइए क्या होगा, 1 मिनट। नागौर कहाँ हुआ था यार, ये तो गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन में। अच्छा ठीक है, ठीक है, आंसर बताइए क्या होगा। संत जम भोजी का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, इसका आंसर देखिए गड़बड़ क्या मुझे लग रहा है, मैं बताता हूँ क्लियर करते हैं। इसका मूल आंसर होगा ना पीपासर होगा। पूछो कैसे, ये ना नागौर के अंदर है ये क्या, नागौर जो डिस्ट्रिक्ट है ना, जहां पर से पहली बार पंचायती राज चला था 2 अक्टूबर को, ये नागौर का अंदर का हिस्सा है, मतलब वहां की एक छोटा सा विलेज जैसा है ना, मतलब विलेज ही है। तो नागौर डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर एक पीपासर है, तो इसका आंसर नागौर बहुत को लगाएगा ना। तो देखिए ऑप्शन में पीपासर दिया तो वो भी देगा। अच्छा इनका मृत्यु कब हुआ था, ये मुझे याद आ रहा है, अब इसका मृत्यु बता दो आप। देखिए इसका मृत्यु ना 1603 में हुआ था,
ये याद कर लो। यही सब होता है ना, कभी कभी देखिए डीप हम लोग स्टडी करते हैं। जनरली मैं तो राजस्थान से बिलोंग करता नहीं हूँ, तो वहाँ का जीएस उतना पढ़ा नहीं, लेकिन फिर भी हर कोई बंदा पढ़ता ही है ना। आपको पढ़ाना है तो अभी पढ़ते ही होगा, आप एक टीचर और भली बात है आप जानते हो इस बारे में, है ना। चलिए, तो आज 20 क्वेश्चन मैंने कर लिया और करवा दिया आप लोगों को। तो कल वो अल्टरनेट में भी करवाऊंगा, ठीक है, कुछ टाइम का प्रॉब्लम है। कल मैं इसका करूँ फिर रिवीज करवा दूंगा। लास्ट जो अप्रैल बचेगा मैं पूरा सीडीपी कराने का चक्कर में हूं, इसलिए जल्दी जल्दी इसे खत्म कर दूंगा, ठीक है। चलिए फिर मिलता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो भी होता है शेयरिंग कमेंटिंग लाइकिंग जो भी होता है, प्लीज़ 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 यार कर देना आप लोग, ठीक है। आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं। एंड फिर मिलता हूँ मैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों से आशीर्वाद देते रहिए, छोटों को खूब सारा प्यार देते रहिएगा। और ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चल जाइएगा। अच्छा, किन्हीं को सीटेट का प्रीवियस ईयर भी लगाना हो ना अभी से ही, तो प्ले लिस्ट में जाके आप विजिट कर सकते हैं चैनल पर, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।